बहुत दिनों बाद मैं कोई एग्रीकल्चर वाली कंपनी का कोई रिव्यू करने जा रहा हूँ और ऐसी कंपनियां आई थिंक ठीक ठाक लिस्टिंग गेन तो दिला ही देती हैं। बाकी अब देखते हैं इस आईपीओ में क्या होगा। आइए यहाँ पे जल्दी से रिव्यू समझते हैं। ओपन होगा 30 सितंबर को, क्लोज होगा 3 अक्टूबर को। रिफंड की बात करें तो 7 अक्टूबर को आएगा, उससे पहले अलॉटमेंट 6 अक्टूबर को हो जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 8 अक्टूबर को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 95 से 100 पर शेयर है। लॉट की बात करें तो 150 का लॉट है। सेल टाइप की बात करें तो पूरा का पूरा फ्रेश है। पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं, टोटल इशू साइज 192.86 लाख का है, ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 5 रुपए का है। बुक बिल इशू आईपीओ है। BSE NSE पे लिस्टिंग होगी। एक लॉट के लिए 15,000 रुपए, करेक्ट 15,000 आपको इन्वेस्ट करना होगा। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35%, NII के लिए 15% का रखा गया है। बाकी मेन रिव्यू अब यहाँ से शुरू करते हैं दोस्त। कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई है भाई, और कंपनी का जो काम है मैं आपको सीधा सिंपल शब्दों में हिंदी में सीधा बता दे रहा हूँ। ये एग्रो केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो फार्मर्स को जो फसल होती है, क्रॉप लाइफ साइकिल, मतलब कोई फसल बो देते हैं तो पूरा 4 महीने 5 महीने लगता है ना होने में, तो पूरे लाइफ साइकिल के हर स्टेज पे सपोर्ट करती है। कैसा सपोर्ट करती है? जैसे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन से प्रोडक्ट? इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, आई थिंक उसको मारने का जो दवा होता है उसको ही इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। बाकी पढ़ लेना भाई। हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये सारा काम एक कंपनी करती है। यहीं पे सारा कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ लेना भाई। मतलब मेनली मेरा कहने की ये मतलब है, कंपनी का सेक्टर जो है एग्रो केमिकल सेक्टर में है। एग्रीकल्चर प्लस केमिकल दोनों मिला के क्या बनता है? एग्रो केमिकल। एग्रो केमिकल सेक्टर में इसका कंपनी का बिजनेस है। और इसकी बात करें तो 19 स्टेट में फैला हुआ है बिजनेस, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में भी फैला हुआ है। तो ऑलमोस्ट लगभग पूरे इंडिया को ये कवर कर रहे हैं। वहीं बात करें ये विदेश में भी क्या इनका बिजनेस है, तो हाँ भाई है। बांग्लादेश, चाइना, टर्की की बात हो गई, इजिप्ट की बात हो गई, केन्या, नेपाल, इन सब जगह पे भी फैला हुआ है। यूएई में, आई थिंक यूएई में भी फैला हुआ है। तो बिजनेस तो इनका फैला हुआ है भाई। और ऐसे ग्लोबल प्रेजेंस वाले बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म सस्टेन करते हैं। फ्यूचर व्यू की मैं बात करूं तो भाई ये सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है। फसल हमेशा मतलब 12 मंथ्स का जो पूरा लाइफ साइकिल है, इन 12 मंथ में कोई ना कोई फसल तो इंसान लगाता रहता है और खेती होती रहती है। खेती में दिक्कत नहीं है। आपको पता ही होगा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इस वजह से इन सारे सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा रिस्क तो रहता है भाई। ये जो एग्रो केमिकल होते हैं, ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। अभी कोई नई पॉलिसी लाएगी तो इनका में भी कोई प्रोडक्ट बंद भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बहुत बूम भी कर सकता है। तो ये सारा दिक्कत होता है, तो थोड़ा बहुत ये चलता रहता है। बाकी इनके सेक्टर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा भाई, सेक्टर सब कुछ सही है। बाकी फाइनेंशियल वगैरह देखते हैं और सारा इंडिकेटर पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या अप्लाई करना है क्या नहीं करना है। रेवेन्यू की बात करें 397 करोड़ का रेवेन्यू 23 में हुआ। 24 की बात करें 457 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। 25 की बात करें 502 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। मतलब रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। करीब 10% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 24 से 25 के बीच। ज़्यादा तो नहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन 10% चलो ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कम हुआ है, ठीक है, बढ़ा ही है। पैट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट 2023 में 14 करोड़ 87 लाख का हुआ। 24 में 24 करोड़ 73 लाख का हुआ। 25 की बात करें तो 25 करोड़ 64 लाख का हुआ। थोड़ा सा ही यहाँ पे इंक्रीज आया है, करीब 4% का, तो ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ा हुआ है भाई। रिजर्व देखोगे तो रिजर्व यहाँ पे घटा है। 20 से 25 के बीच में रिजर्व जो है इनका घटा है। टोटल बोरो 80 करोड़ 45 लाख का टोटल बोरो है। बाकी आओ यहाँ पे इंडिकेटर की मदद से और ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिलेगा भाई। ROE 25.42% का है। ROC 27% का है। डेट टू इक्विटी 1 से कम है तो चलो ठीक है, बट 0.5 से कम होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 29% का है। पेट मार्जिन 5% का है। पेट मार्जिन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और वो तो हमें प्रॉफिट जो देखा था अभी वहाँ पे फाइनेंशियल में, वहीं ही समझ में आ गया था कि उतना पेट मार्जिन नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 6 का है। EPS करीब 4 का है। PE करीब 25 का है। बाकी आओ पेयर कंपेरिजन करते हैं तो ज़्यादा हमें पता चलेगा। आओ पेयर कंपेरिजन किया जाता है। अपने IPO का करीब 4 का है, और वहीं हम बात करें सबसे ज़्यादा PI इंडस्ट्रीज का है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स का है, फिर यहाँ है शारदा का है, उसके बाद हम बात करें तो इनका है। मतलब अपना जो ये है बहुत ही पीछे है यार, चौथे 5वें नंबर पर जाके गिरता है। तो EPS में तो ये आगे नहीं है, इसको कट्टा मार देते हैं। PE की बात करें तो PE में आप देखोगे, PE आई थिंक PE इनका ठीक ठाक है, एवरेज करके चल रहे हैं। इनसे जो है PE ज़्यादा है और सबसे तो मतलब कम ही है। तो चलो PE मतलब बैलेंस करके चल रहे हैं, ये भी चलो ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ आई थिंक सबसे ज़्यादा इसका है, तो ये भी चलो ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ये पीछे हैं, इनको कट मार देते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे और सबका कोई मेंशन नहीं है, और अपने इसका 4.55 का है। कि ओवरऑल हम इसके उसकी बात करें कि रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कंपनी मुझे लगा PI इंडस्ट्रीज का। दूसरे नंबर में मुझे लगा इंसेक्टिसाइड्स का लगा भाई। तीसरे पे मुझे शारदा वाला लगा। चौथे पे अपना IPO आ रहा है, चौथे पे है।
और उसके बाद और 2 कंपनियां हैं, धर्मराज 5वें पे है। छठे की बात करें तो छठे पे है ये इंडस्ट्री वाला जो है ये है। फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल गुड है, स्ट्रांग नहीं है। रीजन क्या है? पेट मार्जिन उतना तगड़ा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो भाई स्ट्रांग है, बट पेट मार्जिन उतना बढ़िया नहीं है। ईपीएस की बात करें तो वो भी उतना बढ़िया नहीं है। तो इन सारे वजह से गुड में है, स्ट्रांग में नहीं है। और जब गुड में रहता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप रिस्क लेके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। फिलहाल मैं अपनी बात करूँ तो मैं केवल और केवल स्ट्रांग, जो स्ट्रांग रहता है उसी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, क्योंकि हमारे शेयर मार्केट में कंपनियों की कमी नहीं है जिसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ। तो इसलिए भाई नए नए आते हैं, इनको थोड़ा बहुत चीज़ें देख के गुड है उसमें भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डाल दूँ, पता लगे डूब जाए तो क्या ही मतलब निकलता है। इसलिए गुड है तो अपने हिसाब से देख लेना, इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है कि नहीं। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आइए हम देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है। जीएमपी देखो करीब 10% का जीएमपी अभी फिलहाल चल रहा है। बाकी 3 अक्टूबर तक जीएमपी देखते हैं कितना रहता है। तो इसमें अप्लाई करने की बात करें तो इसमें मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन या 10% भी कांस्टेंट रहता है 3 अक्टूबर तक, तो इसमें मैं लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दूंगा। 10% भी रहता है तब भी अप्लाई कर दूंगा। बाकी देखो यदि आपको सेफ साइड एकदम चलना है तो 15% पे लिस्टिंग गेन रहे या 14% रहे तो ही अप्लाई करना। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भाई सलाह ले लो क्या करना है।